हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उससे रिलेटेड एसएसटी का पेपर आज पढ़ेंगे हम लोग, जो कि एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एसएसटी का है सारा क्वेश्चंस और सारा एनसीईआरटी से लिया गया है। और एनसीईआरटी आप लोग तो जानते ही होंगे, सीटेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट होता है। जो बच्चा अच्छे से एनसीईआरटी करके और पीवाईक्यू लगा के जा रहा है, वो अच्छा नंबर से पास होगा। और जो बच्चे एनसीईआरटी को नहीं देखेंगे, उसको हल्के मिलेंगे, उसका पेपर बाद में बिगड़ भी सकता है। तो आप लोग एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिएगा और पीवाईक्यू पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पटवारियों लेखपालों, कहीं कहीं पटवारी लोग कहते हैं, कहीं कहीं लेखपाल कहते हैं। तो पटवारियों लेखपालों को कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। पटवारियों के कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए, पटवारी जाता है तो कहाँ जाता है, वो जाता है तहसील पे। तो तहसील पे जाएगा, वहाँ पे कौन होगा, तहसीलदार होगा। तो अपना कार्यभार किसको देगा, अपनी कार्य जिम्मेदारियाँ किसको सौंपेगा, तहसीलदार को सौंपेगा। तो उसका सारा देखभाल कौन करता है, तो वो करता है तहसीलदार। समझ में आया दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही पूछा दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन दिया है, तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ के देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। दिया है पहला, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का दूसरा स्तर है। देखिए, सबसे पहले आप पंचायती राज प्रणाली को समझ लीजिए। देखिए, पहले स्तर पे एक समिति आई थी। उस समिति में ये कहा गया कि 3 स्तर के इलेक्शन कराओ। तो पहले स्तर पे कौन आएगा, जिला। फिर उसके बाद कौन सा होता है, ब्लॉक। और फिर होता है गांव। तो ये पहला स्तर हो गया, दूसरा स्तर हो गया, और ये तीसरा स्तर हो गया। तो इसमें दिया है जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का दूसरा स्तर है। तो ये तो जिला परिषद तो पहला स्तर हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अब फिर दिया दूसरा, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए, सचिव, जो ये सचिव है वो उसको सेक्रेटरी भी बोला जाता है। कहीं कहीं सेक्रेटरी बोलते हैं, कहीं कहीं सचिव बोलते हैं। तो ये जो सचिव है, ये ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता। ये गवर्नमेंट जॉब होता है, जो सरकार के द्वारा एक वैकेंसी निकाली जाती है और एग्जाम दे के पास करके गवर्नमेंट जॉब लेना होता है, ना कि गाँव के सभा के द्वारा चुना जाता है। तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं, ग्राम सभा की अवधि 4 वर्ष की होती है। देखिए, ग्राम सभा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ग्राम पंचायत होता है, ग्राम सभा तो गांव के लोग होते हैं। तो ग्राम सभा की अवधि 4 वर्ष होती है। तो ये भी नहीं, ये भी गलत है। फिर दिया है, घ वाला, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायत के संदर्भ में अपने कानून होते हैं। जी बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य में अपने अपने राज्य के हिसाब से अपने अपने कानून होते हैं। तो ये घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो घ नंबर ऑप्शन ये आप लोग का सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है। बताइए कौन सा कहा जाता है। एक से ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार, उसे क्या कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष नहीं, उदारवादी नहीं, गणतंत्रात्मक नहीं, संघवाद। नाम से ही पता चल रहा है संघ, कई राज्यों को मिला के संघ, संघवाद। तो जिसमें कई स्तर की सरकारें होती हैं उसे क्या कहते हैं, संघवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही है। देखिए, यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते चलिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? निगेटिव पूछा है तो आप लोग को निगेटिव ढूंढ के निकालना है। नहीं को ध्यान में रखिएगा क्योंकि सीटेट के एग्जाम में नहीं करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो दिया है कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए पहला दिया है क प्राय ताड़पत्रों पर लिखी जाती, वह प्राय ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। जी नहीं, मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो प्राय ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। जी, प्राचीन हस्तलिपियाँ ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, लेकिन निगेटिव पूछा है तो हमको निगेटिव ढूंढ के निकालना है। फिर दिया है वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। जी नहीं, मुख्य स्रोत नहीं है। हाँ, एक स्रोत होता है लेकिन मुख्य स्रोत नहीं होता है। तो वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, तो मुख्य स्रोत नहीं होता, एक स्रोत होता है। तो यही गलत है। तो निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाग निगेटिव, यानी ख नंबर ऑप्शन सही है। फिर आगे का भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। वह हस्तलिपि लिखित थी और उनके बाद मुद्रित की गई थी। जी बिल्कुल, पहले हस्तलिखित थी, बाद में उनको मुद्रित कर दी गई। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। उकेरी मतलब लिखी गई थी, उभारा गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत ख नंबर ऑप्शन है जो कि मुख्य स्रोत दिया है। तो ये मुख्य स्रोत नहीं होता है, केवल स्रोत होता है। मुख्य स्रोत क्या होता है? मुख्य स्रोत नहीं है भाई ये। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ख नंबर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी लोग जनजाति अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास से कैसे लिखते थे? मतलब जो जनजाति लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो अपना पिछला रिकॉर्ड लिखित नहीं रखते थे। तो वर्तमान के इतिहासकार और आदिवासी इतिहास कैसे लिखते थे? बताइए आप लोग इसका आंसर का कमेंट बॉक्स में। तो इसका वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, मतलब इसका प्रयोग कैसे कैसे लिखते थे? तो वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके जो लिखित रिकॉर्ड नहीं रहता था उसके जो इतिहासकार थे वो आदिवासियों का इतिहास वाचिक परंपराओं के आधार पर लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में से रहते थे, कहाँ रहते थे बताइए? उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत? तो रहते थे उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। भरत लोगों की एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में, वो कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखी गई? तो देखिए अशोक की 2 चीज़ें पूछ सकती हैं, एक तो उसकी लिपि पूछ सकती है और एक तो उसकी भाषा पूछ सकती है। तो अगर लिपि पूछे तो आप लोग लिखिएगा ब्राह्मी लिपि में, उसके अभिलेख अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। लेकिन अगर भाषा वही पूछ लेता है किस भाषा में लिखे गए थे, तो प्रकृति भाषा में। ठीक है दोस्तों, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिपि पूछे तो भाषा, पूछे तो भाषा प्रकृति भाषा, लिपि ब्राह्मी लिपि, अधिकतर जो उसके अभिलेख लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पानी के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? तो देखिए वो था कोलंबस। कोलंबस ने अटलांटिक महासागर को पार किया। जैसे वो निकला था भारत की खोज में, और भारत की खोज में निकल रहा था लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका में, तो इसलिए वो कौन सा अटलांटिक महासागर को पार किया था? समुद्री रास्ता पानी के पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। तो कौन किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन नंबर ऑप्शन सही होगा? फिर है और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? पश्चिम बंगाल? जी नहीं। असम? जी नहीं। सिक्किम? जी नहीं। लद्दाख में?
केसर सागर पर नाटक खेला जाता है। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, लद्दाख से बहुत ज़्यादा सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि और लद्दाख से यही बार क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अगर लद्दाख से देखने को मिल रहे हैं तो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय लद्दाख थोड़ा चर्चे में चल रहा है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा लद्दाख से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत बर्मा परिवार के से संबंधित है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत बर्मा परिवार से संबंधित है? तो देखिए, तिब्बत में फारसी तो बोली नहीं जाएगी, सिंधी भी नहीं बोली जाएगी, बचा असमिया और खासी। तो आप लोग पहाड़ियों के लिए खासी भाषा सुने होंगे। तो तिब्बत बर्मा एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो खासी भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है? विविधता मतलब विविधता मतलब कि एक राज्य का त्यौहार दूसरे राज्य में मनाया जाए तो विविधता होगी। देखिए ऑप्शन देख ले, हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, तो हरियाणा में रक्षाबंधन में क्या विविधता है? कोई विविधता नहीं है, ये तो सिमिलरिटी है। तो ये हरियाणा तो रक्षाबंधन मनाया जाता है हरियाणा में, तो इसमें कोई विविधता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर है मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, जी बिल्कुल सही है। देखिए मध्य प्रदेश उत्तर भारत का क्षेत्र है और ओणम दक्षिण भारत का त्यौहार है। तो दक्षिण भारत का त्यौहार उत्तर भारत के स्कूल में मनाया जाए तो ये विविधता को दर्शाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल, इसमें क्या विविधता है भाई? तमिलनाडु में तो पोंगल मनाया ही जाता है। उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली, अब इसमें भी क्या विविधता है? उत्तर प्रदेश में तो होली लठमार होली के लिए उत्तर प्रदेश फेमस है, तो इसमें कोई विविधता नहीं है, तो ख नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं? इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए, जैसे कि छठ का त्यौहार हमारे यूपी में बहुत ही, हम जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमारे यूपी में छठ का त्यौहार पहले नहीं मनाया जाता था, ये त्यौहार बिहार से आया जिससे हमारा यूपी भी प्रभावित हुआ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि युग्म असंगत है, मतलब कौन सा युग्म असंगत पड़ा है? तो देखिए जोधपुर और जैसलमेर, ये जोधपुर और जैसलमेर आसपास ही है। जोधपुर में जो भी कोई फेस्टिवल मनाया जाएगा तो जैसलमेर में भी प्रभावित होगा। फिर है ग्वालियर और झांसी, ग्वालियर और झांसी भी पास पास है। ग्वालियर में जो त्यौहार मनाया जाएगा या फिर जो प्रोग्राम किया जाएगा वो झांसी भी उससे प्रभावित होगा। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, ये भी बिल्कुल एक दूसरे से प्रभावित होगा। लेकिन लाहौर और लखनऊ, अब आप लोग देखिए लाहौर कहाँ है और लखनऊ कहाँ है? तो लाहौर और लखनऊ में बहुत सारी डिफरेंस देखने को मिल रही है, इसलिए ये जोड़ा असंगत है। तो ग नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जाता है? विविधता का एक उदाहरण नहीं मानने की, निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई हमें निगेटिव ही ढूंढ के निकालना है। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर होगा, पहले देख लेते हैं, बहुभाषिक समाज। तो ये तो विविधता है ही। मान लीजिए स्कूल में कोई असम से पढ़ा है, कोई बिहार से पढ़ा है, कोई यूपी से पढ़ा है, कोई झारखंड से पढ़ा है, तो इसमें बहुभाषी, सब लोग अपने अपने राज्य की भाषा बोलेंगे तो बहुभाषी। तो इसमें तो कोई विविधता, इसमें तो सारा विविधता ही दिख रहा है। जैसे बहुभाषी लोग, एक स्कूल में कई सारे बच्चे अलग अलग राज्यों से पढ़ रहे हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो उसमें विविधता तो देखने को मिल रहा है, यानी ये सही है। धार्मिक बहुलकता, हाँ, बहुलवाद मतलब कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे कि छठ का त्यौहार अपनी यूपी में भी फेमस हो गया है, और ऐसे बगल वाले राज्य से भी, उत्तराखंड से फेमस होते चला जाएगा। तो जो राज्य एक दूसरे से सटे होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो धार्मिक बहुलवाद मतलब अलग अलग त्यौहार मनाना, अलग अलग लोगों को मिलके, तो ये इसमें भी तो विविधता दिख रही है। फिर है बहुसंस्कृतिवाद, मतलब अलग अलग संस्कृतियों को अपनाना और उनके साथ मिलना और उसको मनाना,
तो बहुसंस्कृतिवाद भी हो गई, लेकिन जात व्यवस्था नहीं। जात व्यवस्था एक तरह का एक विविधता नहीं है। जात व्यवस्था से कोई भी विविधता नहीं है। ये तो अपने अलग अलग जात के लोग मिल के रह रहे हैं, इससे कोई विविधता नहीं है। तो इस एक क्वेश्चन के हिसाब से ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता की एकता का वाक्यांश गढ़ा। मतलब ये एक स्लोगन है और पूछ रहा है विविधता का एकता वाक्यांश किसने कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो जी नहीं, इस कथन को विविधता में एकता कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आज का 15 क्वेश्चन है, लेकिन 15 क्वेश्चन के अलावा हम लोग उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और आपके सीटेट के एग्जाम में देखिएगा, बहुत हेल्प करेगा। तो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या में विविधता उचित प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या में विविधता उचित रूप से प्रतीत होती है। तो देखिए क नंबर, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाती है। जी नहीं, विविधता कभी भी भेदभाव नहीं बढ़ाती है। भेदभाव निगेटिव टैग वर्ड है, तो आप लोग निगेटिव देखते ही गलत कर दीजिएगा। विविधता तो एक साधन है, एक संसाधन रूप के रूप में हमको देखना है विविधता को, ना कि भेदभाव, ना कि परेशानी, समस्या, उलझन के रूप में देखना है, केवल एक संसाधन के रूप में देखना है। फिर दिया, ये तो गलत हो गया। फिर ये लोगों के बीच एकरूपता बढ़ती है। जी नहीं, एकरूपता नहीं बढ़ती है, बहुत सा विविधता बढ़ती है, एकरूपता क्या बढ़ती है। फिर ये लोगों के बीच विशिष्टता को स्वीकार करती है। जी बिल्कुल सही है, ये लोगों के बीच विशिष्टता को स्वीकार करती है। विशिष्टता मीन्स कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर एक प्लेट है, एक प्लेट में सैलेड है, केवल खीरा काट के रख दिया गया, और एक प्लेट में टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर मतलब मिक्स करके सैलेड काट के ला दिया गया। तो वो तो है सब अलग अलग, लेकिन उनकी सबकी एक विशेषता है, सब एक अपने आप में विशिष्ट है। तो उसमें विशिष्टता को स्वीकार किया, तो ये ऑप्शन नंबर ग सही होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।